नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं। आज सवाल उनका जो क्लिक क्लिक करके करोड़ों कमाने निकले थे और लाखों गवा बैठे, और उनका भी जो ऐसे 7 लाख लोगों को, करीब 7 लाख लोगों को 3700 करोड़ का चूना लगा गया। दरअसल नोएडा सेक्टर 63 में एसटीएफ ने 3 लोग धरे हैं जो ऑनलाइन कंपनी चला रहे थे। कंपनी का नाम ब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और जिस वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी हो रही थी उसका नाम socialtrade.biz। लोगों को सपना दिखाया गया कि मेंबर बनिए, वेबसाइट पर सिर्फ कुछ क्लिक्स कीजिए और पैसे कमाइए। लोग भी फंस गए। बिना मेहनत पैसे कमाना किसको पसंद नहीं आता। और एक दो नहीं बल्कि करीब 7 लाख लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इससे पहले कि आपको ये समझाएं कि ये सब हुआ कैसे था और क्या डिजिटल बन रहा इंडिया ऐसी धोखाधड़ी के लिए एक खुला मैदान है, ये जान लीजिए कि इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड 26 साल का अनुभव मित्तल जिसने बीटेक कर रखा है, 40 साल का श्रीधर प्रसाद जिसने एमबीए कर रखा है और 25 साल का महेश दयाल जो कि टेक सेवी और टेक्नो एक्सपर्ट है, ये तीनों धर लिए गए हैं और पुलिस ने इनके 8 अकाउंट में मौजूद 524 करोड़ रुपए फ्रीज भी कर दिए हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये समझने से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ ये वो दफ्तर है जो सेक्टर 63 में था और जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें अनुभव मित्तल जैसे कि गिरफ्तार किया गया है, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ अपना जन्मदिन मनाता दिख रहा है, जिसमें सनी लियोनी और अमीषा पटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हमें नहीं पता कि इनको इसकी कंपनी के बारे में कितना पता था, क्या किस तरीके के रिश्ते थे, क्यों ये पार्टी में आई, ये जानकारी हमको नहीं पता। लेकिन इस तस्वीर में अमीषा पटेल और सनी लियोनी उस अनुभव के साथ दिख रही हैं, अनुभव मित्तल के साथ, जो कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो 3700 करोड़ की जालसाजी हुई, इसका ब्लूप्रिंट क्या था, क्या कहा जा रहा था लोगों से और हो क्या रहा था, इसको आप समझिए। लोगों को कहा गया कि आप मेंबर बनिए और इस मेंबर बनने के लिए कम से कम 5,750 रुपए उन्हें देने थे इस कंपनी को। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते थे? 57,500 रुपए, और आप कंपनी के मेंबर बन जाते थे इस रकम को जमा कराने के साथ ही। इसके बाद मेंबर बनने के बाद लोगों को एक लॉगिन आईडी दिया जाता था, जिसके जरिए आप वेबसाइट पर जाते थे और लॉगिन करके लोगों को किसी खास लिंक पर सिर्फ क्लिक करना होता था और पैसे आते थे। पैसे कैसे आते थे? मेंबर को एक बार क्लिक करने पर कंपनी 5 रुपए देने का वादा करती थी। अगर हर मेंबर 2 और 3 मेंबर बनाने के लिए उसे कहा जाता था, यानी अपने नीचे बनाए, और उनका पैसा भी फिर आपके पास आएगा, और इसके बदले उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे जिसने मेंबर बनाए हैं। जो मेंबर 5,750 रुपए यानी मिनिमम अमाउंट जमा करके मेंबर बनता था, वो एक दिन में 25 लाइक कर सकता था या 25 क्लिक कर सकता था, जिसका मतलब यह है कि महीने में वो सदस्य जो है वो 3750 रुपए कमा रहा था। अब आप अगर सोचिए 5,500 रुपए देके महीने के 3750 वापस मिलने लगे तो किसको बुरा लगता है। इससे ज्यादा पैसे देकर मेंबर बने लोग ज्यादा लाइक कर सकते थे, ज्यादा क्लिक कर सकते थे, इसका मतलब ज्यादा पैसे कमा सकते थे। अब क्या कहा जाता था लोगों से, क्योंकि लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि ये पैसा हमको मिल कैसे रहा है। कंपनी अपने मेंबर्स को कहती थी कि बिजनेस प्रमोशन के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं और वही पैसे लोगों को दिए जाते हैं। जिस कंपनी का वो प्रमोशन करते हैं वो 1 लाइक पर इस कंपनी को, धोखा करने वाली कंपनी को 6 रुपए देता है, और उस 6 रुपए में से 1 रुपया कंपनी कहती थी कि हम अपने पास रख लेते हैं और बाकी बचा हुआ 5 रुपया जो है वो मेंबर्स को दे देते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के मुताबिक कंपनी अपने मेंबर्स को सिर्फ झांसा देती थी, कोई पैसा दूसरी कंपनी से मिलता नहीं था। कंपनी को कहीं से भी प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा था, और जो पैसा लोग मेंबरशिप के लिए जमा करते थे वही पैसा घुमा फिराकर एक दूसरे को दे दिया जाता था और लोगों को लगता था कि उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। धीरे धीरे यह बात फैलती गई, ज्यादा लोग मेंबर बनते गए और करीब 7 लाख लोग इस झांसे में आ गए। अब एसटीएफ इस पर क्या कह रही है? यूपी एसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक ने क्या कहा और जो लोग ठगी के शिकार हुए उन लोगों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। गैंग को यूपी एसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस, इनका कैंपस, एम्प्लॉयज, सब लोगों से बातचीत करने के बाद काफी सीजर्स किए हैं। करीब 524 करोड़ रुपए अकाउंट में फ्रीज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर इशू किए गए हैं। 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जो इसमें ये की गई थी
प्रमोट किया गया था कि पहले 57,500 लगाइए, उसके नीचे 2 मेंबर को जल्दी से जल्दी 20 दिनों के अंदर ज्वाइन करिए। अगर 20 दिनों के अंदर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हो तो आपके पैसे डबल रेट से आएंगे। हर हफ्ते ये लोग प्रमोट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एक सेमिनार भी अटेंड करते थे और सेमिनार में सारे मेंबर्स को मोटिवेट करते थे कि आप जल्दी से जल्दी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद से ये डबल पैसे देंगे। लोग मोटिवेट होकर डालने लगे और सबसे पहले तो ये करते थे कि अपने अंदर आप अगर 2 मेंबर बढ़ाते हो, एक अंदर बी और सी, तो एक अंदर पहले फिर दूसरा पैसा भी अपना ही डालिए। ये मतलब पूरी तरीके से मोटिवेट करते थे कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें लग जाए। इस देश में जहां इतनी बेरोजगारी है, लोगों को लगा अगर क्लिक करने से पैसा मिल रहा है तो ये आइडिया उनके दिमाग को क्लिक कर गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि वो पैसा मिलने के बजाय चला गया और 3700 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं। कुछ सवाल ये कि 4 साल से कहा जा रहा है कि ये कंपनी चल रही थी, तो फिर ठगी के मामले का खुलासा कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों को अब क्यों लगा और पुलिस को क्यों नहीं पहले पता चला, ये सवाल है। क्या डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामले रोकने का कोई तरीका भी है? क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होता कि क्लिक करने से क्या होगा या ये ऑनलाइन पैसा जो है वो कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या अगर हम डिजिटल बनने की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे और लोगों को बिना मेहनत पैसा कमाने के ऐसे ठगी के जाल में फंसने से बचाने का तरीका क्या है? क्योंकि लोगों को भी आदत है अगर पैसा जो है वो बिना मेहनत के मिल जाए तो फिर वो उसमें घुस जाते हैं बिना ये रिसर्च किए कि कंपनी ठीक है या नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और नरेश बिस्वानी हमारे रिपोर्टर जो इस पर नजर लगातार रखे हुए हैं। विक्रम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार नरेश के पास चलूंगा। नरेश, पूरे मामले में अपडेट दे दीजिए और इस मामले का खुलासा होने में इतना वक्त क्यों लगा, कैसे खुलासा हुआ, और ये जो तस्वीरों में अमीषा पटेल और सनी लियोनी दिख रहे हैं उनका कनेक्शन क्या है, वो भी अगर पता चल पाया हो। आपको बताऊं मैं सुशांत, करीब 1.5 साल के आसपास इस कंपनी ने एमएलएम का सिस्टम शुरू किया था, लेकिन कंपनी 2010 से चल रही थी। अगर हम एमएलएम सिस्टम की बात करें तो साल 2015 से 16 अगस्त 2015 से एमएलएम का इसने काम शुरू किया था। उसके बाद इसने तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि ये जो कंपनी है इतने कम समय में इतना बड़ा इसने कारोबार किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, कंपनी ने एक्चुअली में जो पैसे लिए, जो भी हमें एक पैकेज दिया, हमने जो अपने वेबसाइट है या अपना कोई भी हमने फेसबुक पे अपना पेज किया है, अपनी एड कंपेनिंग के चार्ज उसने हमसे लिए, उसके साथ हमने सर्विस टैक्स भी पे किया। उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कहा भाई ठीक है आपने कंपेनिंग के लिए लो, हमें आपका पैसा वापस मिला? ये अभी तक हमें हमारा पैसा मिलता रहा। बात देखो हमारे पैसे की नहीं है, वो जो पैसा देती थी हमें हमारे वर्क करने का पैसा देती थी। उसने कहा भाई आपका एडवर्टाइज कर तो मैंने ले लिया, बट मैं दिखाऊंगी जिन लोगों को, जो लोग देखेंगे वो लोग फ्री में क्यों देखेंगे कि आप जब मेरा ऐड देखोगे तो मैं आपको आपको ये बताइए, जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था कि सेमिनार्स होते थे कि और लोगों को जोड़िए? नहीं, बिल्कुल सेमिनार तो हुए हैं। देखो सेमिनार तो होते थे, लेकिन वो उसमें हमारी एक मर्जी होती थी, चाहे हम वर्क करें चाहे हम ना करें, चाहे हम अपनी कंपेनिंग करके भी हम अपने आराम से घर बैठ सकते थे, हम ना टास्क करें तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। मिला कि आप इस कंपनी को ठीक मानते हैं? नहीं, देखो कंपनी तो ठीक थी अभी तक। अगर हमसे सर्विस टैक्स गवर्नमेंट भी ले रही है तो गवर्नमेंट किस ब्याज पे हमसे सर्विस टैक्स ले रही है? तो सुशांत देखिए, काफी लोग खिलाफ भी हैं, काफी लोग फेवर में भी सामने आ रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तमाम लोगों को यहाँ पर खड़े हुए नजर आए और इन लोगों को यहाँ पर यह भी कहना था कि कंपनी जो है वो ठीक पैसा दे रही है, टाइम पे पैसा दे रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उनको उनके साथ ठगी हुई है, वो ठगी का शिकार हुए हैं, उनकी जो मेहनत की कमाई थी। जल्दी से बताइए, क्या ये पता चल पाया है कि जो तस्वीरें आई हैं जिसमें कुछ फिल्म स्टार्स दिख रहे हैं इसके साथ, उनका इस शख्स अभिनव से क्या कनेक्शन था? देखिए सुशांत, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से भी इस बारे में हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही बात कही कि क्योंकि कई बार कंपनी बड़े बड़े स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, हो सकता है कि हो सकता है कई बार इमेज बिल्डअप के लिए भी ऐसे चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है। विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए। विक्रम जी, क्या पुलिस को पहले इसके बारे में पता लगना चाहिए था या लग सकता था? और जो ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनको तो पैसा मिल रहा था, तो क्या ये ठगी के दायरे में नहीं आएगा अगर इस तरीके से लोगों को पैसा मिल रहा था? सुशांत जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉन्जी स्कीम और ये एक वित्तीय फ्रॉड है। शातिर दिमाग के अपराधी हैं और इन्होंने पॉन्जी स्कीम के जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं
उसके तहत इन्होंने बहुत शातिर दिमाग से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये सही है कि 5% से कम लोगों को पैसा मिला होगा, लेकिन 95% से ज्यादा लोगों का पैसा डूब चुका है। और सर्विस टैक्स देना तो ये तो कोई एक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होता है, उस पर ट्रांजैक्शन दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे या उसकी वैधिक सत्यता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती है। और इसमें पुलिस को सतर्क और सजग रहना चाहिए था। इस तरह की स्कीम्स चलती हैं तो जाहिर है विज्ञापन के माध्यम से, संचार माध्यम के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से चलती हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर वांछित नियंत्रण और कंट्रोल होना चाहिए था। इतना बड़ा साम्राज्य आर्थिक इन्होंने अपराधियों ने खड़ा कर लिया और कम से कम 3,700 करोड़ की इन्होंने उगाही कर ली, और पुलिस इससे अनभिज्ञ है। ये भी इंगित करता है कि आप इस तरह के शातिराना अपराध में क्यों आप सफल नहीं हुए, इसके अनावरण में, इसकी रोकथाम। विक्रम जी, मुझे दो बातें बताइए कि क्या जिस डिजिटल इंडिया की हम बातें आजकल कर रहे हैं, उस डिजिटल इंडिया में ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस बढ़ने वाले हैं, और क्या उनसे हम निपटने के लिए तैयार हैं? और क्या पुलिस जो है वो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए तैयार है? पुलिस को भी पता है कि कौन सा फ्रॉड की कैटेगरी में है, कौन सा काम फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं है, अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो। सुशांत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डिजिटल इंडिया में इस प्रकार के अपराधों की बढ़ने की प्रबल संभावना ही नहीं, ये बढ़ेंगे ही। हर जगह जहां डिजिटाइजेशन हुआ है वहां अपराध बढ़े हैं। पुलिस का प्रशिक्षण, पुलिस की टेक्नोलॉजी का उच्चीकरण, और अधिकारियों को इस प्रकार आपको प्रशिक्षित करना होगा कि वो इसके लिए एक रोड मैप तैयार करके इसकी रोकथाम, इसके अनुसंधान और इस पे प्रभावी अंकुश रखें। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था हमारे यहां इस समय नहीं है। मैं ये कह दूं कि है तो वो गलत होगा। चलिए, ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दो बड़ी बातें कि अगर डिजिटल इंडिया बन रहा है तो ऐसे मामलों की संख्या बढ़ेगी, और सरकार को भी ये समझना होगा कि अगर लोगों को और पुलिस को ट्रेन नहीं किया गया ऐसे मामलों से निपटने के लिए, तो फिर वही होगा कि 3700, 3500 और कई सौ करोड़ के मामले सामने आएंगे और लोग ठगा सा महसूस करेंगे। अब सवाल यह है कि लोगों को कैसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि कहीं भी आसानी से पैसा नहीं मिलता। अगर कोई क्लिक करने पर पैसा दे रहा है तो आपके दिमाग में भी ये बात क्लिक करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ठगी हो सकती है। उससे कैसे निपटा जाए, इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 300 करोड़ रुपए की ठगी की, ऑनलाइन ठगी हो गई। 7 लाख के करीब लोग ठग लिए गए, और 3 मास्टरमाइंड जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिजिटल इंडिया ऐसी ठगी के लिए खुला मार्केट है जहां कोई भी किसी को भी ठग सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी यूपी के बने हुए हैं, जिनका कहना कि ऐसे मामले बढ़ेंगे इस डिजिटल इंडिया में, और सरकार को, पुलिस को, लोगों को इस ऐसे मामलों से लड़ने के लिए सक्षम बनाना होगा। और नरेश बिस्वानी हमारे साथ बने हुए हमारे रिपोर्टर, पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, ये बताइए कि डिजिटल इंडिया में ऐसे केसेस अगर बढ़ने वाले हैं तो उससे निपटने का तरीका सरकार के पास क्या है और लोगों के पास क्या है? देखिए, अब डिजिटल इंडिया में जैसे भारत डिजिटल दिशा की ओर जा रहा है, वहां जरूरत है कि हम इस तरह के ऑनलाइन स्कैम्स को रोकथाम करने में कारगर कदम उठाएं। अगर हम आज वर्तमान कानून पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो इस तरह के ऑनलाइन स्कैम्स को कवर करने में सक्षम नहीं है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक ऑनलाइन कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ है जहां पर सजाएं हो रखी हैं। तो सर, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा जो आईटी कानून है वो ऐसे मामलों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये जो 3 लोग पकड़े गए इस केस में, क्या ये छूट जाएंगे और लोगों का पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, अभी तो मैटर क्योंकि सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात है कि अभी फिलहाल इन केसों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भी लगाए गए हैं, लेकिन इन केसेस का एक ही मुख्य नैरो सा उद्देश्य है, वो ये है कि क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। जहां तक कि आपका सवाल ये है कि क्या लोगों के पैसे वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उसके लिए जरूरत होगी कि हम देखें कि हमारे पास क्या क्या मेजर्स उपलब्ध हैं, ताकि हम एटलीस्ट जो लोगों के पैसे हैं उसको हम सेव करा सकें। क्या प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, क्या और कदम उठा सकते हैं कि जो बैंकों में और बैंकिंग चैनल में जो पैसा है उसको हम स्थगित रूप से पकड़ लें। ठीक है पवन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक जल्दी से रिएक्शन, नरेश के पास कुछ लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं। नरेश, इन लोगों से जल्दी से ये पूछिए, क्या इनको
कभी ऐसा नहीं लगा कि एक क्लिक करने पर पैसे कोई क्यों दे रहा है? जी लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा सर, एक क्लिक करने पर ही इतना पैसा क्यों मिल रहा है? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ आपको? सर ऐसा महसूस होने की बात ही नहीं थी कि अगर हम लोग अपनी गली से पॉपकॉर्न खाते हैं तो 10 रुपए का होता है और पीवीआर में जाके खाते हैं तो 200 रुपए का होता है। फैसिलिटी की बात होती है कि आपको बदले में लग्जरी क्या मिल रहा है। अगर हमें 5 रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तो ही मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्लिक करने को अगर आप मेहनत समझते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए क्लिक करने को मेहनत ये होता है कि आजकल डिजिटल इंडिया बन रहा है और डिजिटल प्रमोशन हो रहा है। आज हर बिजनेसमैन जो है ठीक है, जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। पवन जी ये बताइए, ये जो लोगों का भ्रम है कि क्लिक करना भी मेहनत की कैटेगरी में आता है और कोई पैसा दे सकता है, क्या ये भ्रम है या ये वाजिब है और लोगों को क्या एहतियात बरतनी होगी? वक्त कम है सर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए इस तरह की बहुत सारी चीजों को लेकर लोगों का भ्रम ज्यादा है। कुछ जेन्युइन इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन अधिकांश इंडस्ट्रीज में काफी भ्रमित पोजीशन मौजूद है। मुझे लगता है लोगों को अंधविश्वास से आगे नहीं बढ़ना है। क्लिक करना मेहनत है, लेकिन मेहनत कहाँ जा रही है और आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, ये तो आपको सवाल खुद ही पूछना पड़ेगा ना। और इसलिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले जरूरत होगी कि आप उसके बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन अगर क्लिकिंग को केवल माध्यम बनाया जा रहा है आपको फ्रॉड करने के लिए, चीट करने के लिए, ठीक है, तब मुझे लगता है यानी देखिए सर, 2-3 बातें इस चर्चा में समझ में आ गई। एक तो सरकार को डिजिटल इंडिया बनाना है तो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन तक बात को सीमित नहीं रखना होगा। उस डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए कहां घपला हो सकता है, लोग कैसे शिकार हो सकते हैं, कैसे सजा दी जानी चाहिए, कैसे पुलिस अवेयर हो, ये तमाम बातें भी सरकार को समझनी होंगी। और लोगों को भी समझना होगा कि कोई क्लिक करने पर पैसा दे रहा है तो आखिर क्यों दे रहा है। इतनी आसानी से कमाई इस देश में, इस दुनिया में कहीं नहीं होती, तो जरा उसमें छानबीन कीजिए कि ये क्लिक करने पर पैसा क्यों आ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार।